तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या है? देखिए, हाइपोवॉलेमिक शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट का क्या होता है, किसी भी कारण पे जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लड लॉस होने की वजह से उसका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है, उसका बीपी कम हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाता है, उसका हार्ट ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता है और ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से आदमी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट ना मिलने से कुछ टाइम के अंदर पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो इसको बोला जाता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो देखिए, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? इधर आपको दो वर्ड मिलेगा, एक तो है हाइपोवॉलेमिक, दूसरा है शॉक। तो हाइपोवॉलेमिक मतलब क्या है? देखिए, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपोवॉलेमिक, वॉलेमिक मतलब मात्रा और क्वांटिटी। जब हमारा बॉडी का ब्लड का मात्रा कम हो जाता है, हो सकता है कुछ रोड एक्सीडेंट के वजह से, कुछ कार्ट इंजरी के वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है और हमारा बॉडी का ब्लड का मात्रा कम हो जाता है, उसको हाइपोवॉलेमिक बोला जाता है। और हाइपोवॉलेमिक होने के कारण पे हमारा बॉडी में शॉक होता है। तो शॉक क्या है? शॉक एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जिससे क्या होता है, हमारा बीपी लो हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, हमारा हार्ट मल्टीपल ऑर्गन के पास ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता है और ब्लड नहीं पहुंचता है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है और आदमी का डेथ हो जाता है। तो इसको शॉक बोला जाता है। शॉक बहुत सारा कारण पे होता है, शॉक का बहुत सारा टाइप है। जैसे कार्डियोजेनिक शॉक है, जब हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है, उसके वजह से भी बीपी कम हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, तो इसको बोला जाता है कार्डियोजेनिक शॉक। उसके बाद नेफ्रोजेनिक, उसके बाद आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक है, हाइपोवॉलेमिक शॉक है। एनाफाइलेक्टिक शॉक जब किसी भी एलर्जन के वजह से, किसी भी इंसेक्ट बाइट के वजह से हमारा बॉडी में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, उस टाइम पे भी हमारा ब्लड प्रेशर पूरा कम हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाता है और कुछ टाइम के अंदर पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो ऐसा शॉक मतलब होता है, ऐसा एक मेडिकल कंडीशन है। तो जब हमारा बॉडी में ब्लीडिंग हो जाने से हमारा बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तब इसको हाइपोवॉलेमिक शॉक बोला जाता है। देखिए, हाइपोवॉलेमिक शॉक सिर्फ ब्लीडिंग से, ब्लड का मात्रा कम हो जाने से नहीं, जब हमारा ज़्यादा टाइम मल्टीपल टाइम लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, इससे क्या होता है, हमारा बॉडी का सभी फ्लूइड निकल जाता है। पानी निकल जाने से क्या होता है, हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है और डिहाइड्रेट होने से भी हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और हमारा बीपी कम होता है, पल्स रेट हाई होता है, शॉक का कंडीशन हो जाता है। तो जब हमारा बॉडी से ब्लीडिंग हो जाने के वजह से, नहीं तो स्वेटिंग वोमिटिंग हो जाने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड का क्वांटिटी कम हो जाता है और हमारा बॉडी में शॉक का कंडीशन पैदा होता है, तब उसको हाइपोवॉलेमिक शॉक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है? देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, हाइपोवॉलेमिक शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन इन व्हिच इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम लॉस ड्यू टू मोर देन 20% of blood or fluid loss make the heart unable to pump blood to the body। क्या बोल रहा है, हाइपोवॉलेमिक शॉक एक इमरजेंसी मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर हमारा ब्लड वेसल से, हमारा बॉडी से लगभग 20% ब्लड और फ्लूइड्स, ब्लड हो सकता है, फ्लूइड लॉस हो सकता है, जिसके वजह से हमारा हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है, हमारा हार्ट ऑर्गन के पास ब्लड नहीं पहुंचता है और क्या होता है, which can cause tissue hypoperfusion and hypoxia that lead to multiple organ failure। और जब हमारा बॉडी ठीक से, जब हमारा हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है, हमारा टिश्यू के पास, हार्ट टिश्यू के पास ब्लड ठीक से नहीं पहुंचता है, इसको हाइपोपरफ्यूजन बोला जाता है। और क्या होता है, जब ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाएगा तब सेल में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा, तो सेल में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो हाइपोक्सिया बोला जाता है। तो हाइपोक्सिया हो जाता है, ब्लड हर सेल के पास, टिश्यू के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचता है और हर टिश्यू ऑर्गन फेलियर हो जाता है और आदमी का अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। तो इसको बोला जाता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक का इंट्रोडक्शन हो गया। डेफिनेशन देख लेते। डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, हाइपोवॉलेमिक शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन कॉस्ट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर ड्यू टू इफेक्टिव इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम लॉस, ब्लड और फ्लूइड। तो क्या बोल रहे हैं, हाइपोवॉलेमिक शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसका कारण है सर्कुलेटरी फेलियर। तो सर्कुलेटरी फेलियर मतलब जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, पूरा बॉडी में ब्लड सप्लाई करवा रहा है, लेकिन जब हार्ट में कुछ दिक्कत हो, ब्लड वेसल में कुछ दिक्कत है और ब्लड वेसल के अंदर ठीक से ब्लड नहीं है, फ्लूइड नहीं है,
ये सब के कारण पे ठीक से हार्ट नहीं पंप कर पाता है तो उसको सर्कुलेटरी फेलियर बोला जाता है। तो ये सर्कुलेटरी क्योंकि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम लॉस, जब हमारा ब्लड वेसल के अंदर ब्लड नहीं रहता है और इसके वजह से हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है, उससे क्या होता है व्हिच कैन कॉज टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन। इसके वजह से हार्ट टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई नहीं होता है, टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, दैट लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और इसके कारण पे बहुत सारा ऑर्गन एक साथ में फेल हो जाता है और पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो इसको बोला जाता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इसका कारण देख लेते हैं। देखिए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का दो टाइप है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कारण। तो फर्स्ट टाइप है हेमोरेजिक शॉक, दूसरा है नॉन हेमोरेजिक शॉक। तो हेमोरेजिक नॉन हेमोरेजिक शॉक क्या है? देखिए हेमोरेज मतलब क्या है, कुछ इंजुरी, कुछ काट, उसको बोला जाता है हेमोरेज। तो जब किसी भी कारण पे, रोड एक्सीडेंट के कारण पे, सेल्फ फॉल के कारण पे, जब हमारा बॉडी में किधर भी काट जाता है, हेमोरेज हो जाता है और उसके वजह से हेमोरेज से ब्लीडिंग होके ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तब उसको हेमोरेजिक शॉक बोला जाता है। जैसे देखिए जब हमारा इंटरनल ब्लीडिंग होता है, इंटरनल ब्लीडिंग मतलब मान लीजिए हमारा स्टोमक में कुछ घाव हो गया और घाव के वजह से पेट के अंदर ही ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन वो ब्लीड आपको बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा बॉडी से उधर से ब्लड निकल रहा है, हमारा बॉडी का ब्लड कम हो रहा है और वही ब्लड स्टूल के हिसाब से हो सकता है, उल्टी होके स्टूल होके वो ब्लड निकल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी पेशेंट का इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने से उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये होता है एक आपका हेमोरेजिक शॉक का कारण। दूसरा है आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बाइक में जा रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसके क्या होता है, बॉडी में ब्लड का ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, तो उसको भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी एक कारण है। तो जब हेमोरेज के वजह से हमारा बॉडी का ब्लड लॉस हो जाता है उसको हेमोरेजिक शॉक बोला जाता है। और नॉन हेमोरेजिक मतलब क्या है, देखिए जब हमारा ज़्यादा उल्टी होता है, ज़्यादा वोमिटिंग होता है, लूज मोशन होता है, ज़्यादा स्वेटिंग होता है, ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, तब क्या होता है, हार वोमिटिंग में, हार लूज मोशन में हमारा बॉडी से पानी निकल जाता है और वाटर निकलने से हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाने से बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और बॉडी में शॉक का कंडीशन हो जाता है, तब इसको बोला जाता है नॉन हेमोरेज। मान लीजिए जब हमारा वोमिटिंग होता है, लूज मोशन होता है, तब क्या इंजरी होता है? नहीं, इसमें कुछ हेमोरेज है नहीं, लेकिन इसके कारण पे भी, वोमिटिंग लूज मोशन के कारण पे भी हमारा बॉडी के शॉक का कंडीशन पैदा होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, इसीलिए इसको नॉन हेमोरेजिक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोला जाता है। तो कारण देख लेते हैं, कारण में क्या। तो हेमोरेजिक के अंदर क्या आ रहा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो देखिए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का सबसे ज़्यादा जो दिखने मिलता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो हर टाइम देखता हूँ जब किसी भी बारिश होता है, रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो पेशेंट आते आते ही उसका डेथ हो जाता है। उसका कॉमन कारण है, उसका मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ, कुछ इंजरी हुआ, जिसके वजह से आदमी का डेथ नहीं होता है, लेकिन वो इंजरी के वजह से, काट हो जाने से, उधर से ब्लीडिंग होते होते हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है और पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो कुछ दिन पहले ही एक एम्बुलेंस कॉल आया था, एक वर्क प्लेस में एक बिल्डिंग बन रहा था, उधर से एक लेबर गिर गया था। तो उसके जब एम्बुलेंस में कॉल आया, हम लोग गया, जाने के बाद देखा उसका शायद 3rd फ्लोर से गिर गया था, 20 साल का उम्र था एक लड़का। उसके बाद उसका ज़्यादा बॉडी में थोड़ा हेड इंजरी हुआ था, थोड़ा काट था, लेकिन वो बच जाता, लेकिन एम्बुलेंस जाते जाते ही लेट हो गया और वही काट से ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया और उसका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होकर मर गया। तो जब ऐसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के वजह से, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में सेल्फ फॉल होने की वजह से, एक्सीडेंटली जब किसी भी कारण पे जब बॉडी से निकल जाता है, ब्लड निकल जाता है, तब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या बोल रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब जब किसी भी कारण पे हमारा बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होता है, तो हम लोग को बाहर से नहीं दिखता है, जब इंटरनली ब्लीडिंग होता है और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाने से हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। कैसे, देखिए कुछ कारण होता है, लीवर, स्टोमक अल्सर। तो जब पेप्टिक अल्सर होता है तो स्टोमक अल्सर मतलब स्टोमक में कुछ घाव होता है तो उसको पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। तो पेप्टिक अल्सर होने से क्या होता है, स्टोमक में ब्लीडिंग होते रहता है और वही ब्लीडिंग स्टूल में होते हुए ब्लैक स्पॉट और डार्क स्पॉट ब्लीडिंग ऐसा स्टूल के साथ निकलता है। तो क्या होता है, जब स्टोमक में अल्सर है, वहीं घाव से ब्लीडिंग होते होते क्या हो रहा है, हमारा बॉडी का ब्लड कम होता है
और इसके वजह से शॉक का कंडीशन पैदा हो जाता है। तो इसको बोला जाता है इंटरनल ब्लीडिंग। तो जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होता है इसके कारण पे भी हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। उसके बाद रैप्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब ड्यू टू एटोपिक प्रेगनेंसी। तो देखिए क्या है ना, देखिए ये मान लीजिए हमारा यूट्रस, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जब कॉन्ट्रासेप्शन होता है, जब मेल गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ क्या होता है ऐसे सर्विक्स के थ्रू वेजाइना के थ्रू एम्पुला में जाता है। तो ये जो ऑर्गन दिख रहा है इसको यूट्रस बोला जाता है। और जैसे पाइप जैसा है, आप फर्स्ट ईयर में देखा था, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली प्रोसेस में क्या होगा, ऐसे ही मेल स्पर्मेटोजोआ आएगा और इधर से ओवरी से फीमेल ओवम और एग आएगा, उसके बाद दोनों फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट बन जाता है, तो जब फ्यूज हो जाता है उसको जाइगोट बोला जाता है। और वहीं जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ऐसे यूट्रस में आता है और यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा का ग्रोथ होता है, बेबी का जन्म होता है। बेबी ऐसे यूट्रस के अंदर, माँ के ओम के अंदर ग्रोथ होता है। लेकिन कुछ एटोपिक प्रेगनेंसी बोल के कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, ऐसे जाइगोट बनने के बाद जाइगोट क्या होता है, यही फिलिपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है और धीरे धीरे फिलिपियन ट्यूब के अंदर बच्चा का ग्रोथ होते रहता है। और एक टाइम पे आता है जब बच्चा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ऐसे फिलिपियन ट्यूब रैप्चर हो जाता है और फट जाने से क्या होता है, माँ के पेट के अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और इससे बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाने से, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाने से हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। तो जब एटोपिक प्रेगनेंसी पे भी हाइपोवॉलेमिक शॉक होने का, फैलोपियन ट्यूब का रैप्चर होने का बहुत चांसेस रहता है। तो एटोपिक प्रेगनेंसी भी हाइपोवॉलेमिक शॉक का एक कारण है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू मेजर इंजरी। जब ज़्यादा काट जाता है कुछ वर्क प्लेस के अंदर, हॉस्पिटल के किसी भी कारण पे, रोड पे किसी जगह में एक्सीडेंटली ज़्यादा काट हो जाता है, उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उसके कारण पे ब्लड लॉस हो जाता है और हमारा बॉडी में हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है। उसके बाद अल्सर इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग। तो मैं पहले ही आपको बोला था, स्टोमक में जब घाव होता है, इंटेस्टाइन में घाव होता है, उसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होता है। जब ये ज़्यादा दिखता है, जो आदमी ज़्यादा ड्रिंक करता है, स्पाइसी फूड खाता है, इसके वजह से क्या होता है, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाता है और उसके कारण पे ही धीरे धीरे ब्लीडिंग होता है। तो जो भी हो, तो जब ब्लीडिंग होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, उसके कारण पे भी हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। उसके बाद हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमाटोलॉजिकल मतलब ब्लड में कुछ बीमारी है, जैसे ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया बीमारी जब होता है, ल्यूकेमिया बीमारी के कारण पे क्या होता है, हमारा बॉडी में ठीक से ब्लड नहीं बनता है। तो जब ब्लड ही नहीं बनेगा तब हमारा बॉडी के ब्लड का मात्रा कम हो जाएगा और पेशेंट शॉक में आएगा और उसका डेथ हो जाएगा। तो क्या होता है, ये हीमोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होता है, व्हाइट ब्लड का सेल नहीं बनता है, तो इसके कारण पे भी हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। देखिए कुछ दिन पहले मार्च में ही, शायद मार्च का 4 तारीख में मेरा सिस्टर का मैरिज था। उसके बाद उसका मैरिज हुआ और 3 से 4 दिन के बाद मेरा ब्रदर इन लॉ का ब्लड कैंसर निकला। तो उसका भी वैसे ही एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया बोल के एक ब्लड कैंसर हुआ और उसके कारण पे उसका बॉडी में ब्लड नहीं बनता था। तो हर डे 10 पैकेट एचडीपी, आरडीपी ये सभी देना पड़ता था। तो जब ऐसा कंडीशन होता है किसी भी कैंसर के कारण पे, ठीक से बॉडी में ब्लड नहीं बनता है और बॉडी में ब्लड नहीं बनता है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक का कंडीशन पैदा होता है। उसके बाद ये होता है हेमरेज। देखिए ये सभी हुआ था हेमरेज। हेमरेज के वजह से, काट जाने के वजह से, ब्लीडिंग हो जाने से हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ था। आप पढ़ेंगे नॉन हेमरेज, मतलब कुछ हेमरेज नहीं है लेकिन फिर भी शॉक हो जाता है, शॉक का कंडीशन पैदा होता है, ब्लीडिंग लॉस हो जाता है और जिसके कारण पे शॉक होता है। जैसे ज़्यादा बान केस हो जाता है, तो बान में हम लोग पढ़ा था, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, बान आप जाके देख सकते हैं। तो बान इंजरी में क्या होता है, जब बान इंजरी होता है तब हमारा बॉडी में इंट्रावास्कुलर स्पेस से सभी फ्लूइड एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में आ जाता है, मतलब सभी ब्लड वेसल से वाटर सभी ब्लड वेसल के बाहर आ जाता है और इसके कारण पे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड नहीं रहता है और इसके कारण पे हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है। तो बान में भी क्या होता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। तो इधर कुछ इंजुरी नहीं है लेकिन ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है और शॉक का कंडीशन पैदा हो रहा है, तो इसको बोला जाता है नॉन हेमरेजिक। उसके बाद डायरिया, डायरिया होने से ज़्यादा वाटर निकल जाता है बॉडी से,
और हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है। वोमिटिंग हो जाने से भी सेम होता है। उसके बाद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, तो जब हमारा पेशेंट का किसी भी आदमी का डायबिटीज़ होता है तब उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कैसे होगा। देखिए, एक डिजीज आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उसके अंदर भी क्या होता है, पेशेंट बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है। हाई शुगर होने के वजह से हमारा बॉडी में जब शुगर ज़्यादा हो जाएगा तब बॉडी चाहेगा शुगर को बाहर निकाल दे। शुगर को कैसे निकलेगा, वो बार बार यूरिन पास करेगा, ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन करेगा और यूरिन के थ्रू शुगर को बाहर निकालने का कोशिश करेगा। लेकिन जब यूरिन बाहर निकलेगा, यूरिन निकलते निकलते क्या होता है, उसका बॉडी में पानी ही नहीं रहता है, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है और इसके कारण पे भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ भी एक कारण है। दूसरा, ये जो हेमाटोलॉजिकल जो ब्लड कैंसर है ना, इसके वजह से जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, ये भी नॉन हेमोरेजिक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो हेमोरेजिक नॉन हेमोरेजिक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक पता चल गया। तो ये होता है कारण। कारण के बाद आता है स्टेजेस। हाइपोवॉल्यूमिक का स्टेज क्या है और कौन सा स्टेज में क्या दिखता है। देखिए, वॉल्यूमिक शॉक का 4 स्टेजेस आता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में लगभग जब हमारा बॉडी का 15% लगभग 750 ml ब्लड हमारा लॉस हो जाता है, तब हम लोग फास्ट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तब क्या होता है, हमारा पल्स रेट 100 के आसपास में रहता है, नॉर्मल के थोड़ा ऊपर रहता है। उसके बाद हमारा बीपी नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हुआ तो हार्ट ज़्यादा बार पंप करके तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का कोशिश करता है। उसके बाद हमारा पल्स प्रेशर कम हो जाता है। पल्स प्रेशर क्या है, तो जब हम लोग हमारा रेडियल पल्स हो सकता है, सेंट्रल पल्स हो सकते हैं, पल्स प्रेशर चेक करेंगे तो अब हम लोगों को पल्स प्रेशर फील होगा, जो आर्टरी में हार्ट कितना ज़ोर से पंप कर रहा है, तो उसमें हम लोग देखेंगे उसका पल्स प्रेशर बहुत कम होगा। तो पल्स प्रेशर कम होगा। उसके बाद कैपिलरी फिल्ट्रेशन 2 सेकेंड होगा, मोर देन 2 सेकेंड। तो हमारा नॉर्मल 2 to 3 सेकेंड होता है हमारा कैपिलरी फिल्ट्रेशन टाइम। कैपिलरी फिल्ट्रेशन टाइम मतलब हमारा फिंगर के सिर मतलब फिंगर टिप्स जब हम लोग दबा देंगे तब वाइट हो जाएगा, लेकिन जब छोड़ देंगे 2 से 3 सेकेंड के अंदर फिर से पूरा रेड हो जाता है। तो हमारा ब्लड कैपिलरी कितना जल्दी फील हो रहा है वो चेक करना होता है। तो जब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड निकल जाता है, तब क्या होता है, हमारा कैपिलरी फिलिंग टाइम बढ़ जाता है। तो 2 से 3 सेकंड के लगभग नॉर्मली रहता है फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट वो भी नॉर्मल रहता है, 14 to 20 रहता है। हमारा यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल रहता है। तो हमारा जो यूरिन आउटपुट है एक नॉर्मल पर्सन का 30 to 50 ml पर आवर होता है। तो 30 to 50 ml जब हमारा ब्लड ठीक से रहेगा, ब्लड में हाइड्रेशन रहेगा, मतलब हमारा बॉडी फ्लूइड ठीक रहेगा, तब क्या होता है, हमारा किडनी फिल्टर करता है, तो हर घंटा में 30 to 50 ml यूरिन बनता है। लेकिन जब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में हम लोग देखेंगे, तब क्या होता है, बॉडी में ठीक से फ्लूइड नहीं रहेगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, उसके वजह से यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, यूरिन बनने का भी ये कम हो जाएगा। तो वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेजेस में ये सभी होता है। सेकेंड स्टेज क्या है, जब हमारा बॉडी में 15 to 30% ब्लड लॉस हो जाता है। मान लीजिए मतलब 750 ml से 1005 ml जब ब्लड लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, इसके वजह से हमारा सेकेंड स्टेजेस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। और इस सेकेंड स्टेजेस में क्या क्या दिखता है, इसमें भी हम लोगों का हार्ट रेट ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ता है, टाकीकार्डिया रहता है 100 और 100 के आसपास में रहता है। तो हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है, हार्ट ज़्यादा पंप करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का कोशिश करता है। बॉडी में जितना ब्लड है उसको सही टाइम से सभी ऑर्गन के पास भेजने का कोशिश करता है, इसीलिए हार्ट ज़्यादा थोड़ा पंप करता है। इसमें भी आपका पल्स प्रेशर कम दिखता है। उसके बाद इसमें भी कैपिलरी फिलिंग टाइम और थोड़ा बढ़ जाता है, 2 to 3 सेकेंड हो जाता है, और रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो 20 to 30 हो जाता है। जब ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता है, तब क्या होता है, हमारा हर ऑर्गन के पास हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑर्गन के पास ऑक्सीजन नहीं रहता है, टिश्यू में नहीं रहता है, बॉडी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट फील करता है और हमारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हमारा लंग ज़्यादा ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का कोशिश करता है।
तो क्या होता है, हमारा बॉडी का रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, 20 to 30 ml हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। और इस टाइम पे पेशेंट ज़्यादा थोड़ा एंसियस रहता है, थोड़ा एंजाइटी में रहता है। उसके बाद थर्ड स्टेज, ये भी सीरियस है, थर्ड और फोर्थ ये दोनों बहुत सीरियस है। इसमें तुरंत मेडिसिन देना होता है, नहीं तो पेशेंट का डेथ हो जाता है। ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, इमरजेंसी है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब हमारा बॉडी फ्लूइड और ब्लड जब 30 to 40% निकल जाता है, मतलब तो जब 1500 to 2000 ml ब्लड जब लॉस हो जाता है, मतलब हाफ ब्लड लॉस हो जाता है, तब क्या होता है, हमारा पल्स रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा बॉडी का ब्लड कम हो जाने से जितना ब्लड है उतना ब्लड को ज़्यादा बार पंप करके हार्ट कोशिश करता है हर ऑर्गन के पास भेजना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, इसीलिए हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इसको टाकीकार्डिया बोला जाता है। 120 हो जाता है हार्ट रेट, मोर देन लेस देन ऐसा होता है। उसके बाद इस टाइम पे भी हमारा बीपी फॉल हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। इस टाइम पे हमारा पल्स प्रेशर बहुत कम हो जाता है। उसके बाद हमारा रिफिलिंग टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, 2 to 3 सेकेंड होना चाहिए, उधर 3 to 4 सेकेंड हो जाता है, मतलब कैपिलरीज में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो बहुत कम हो गया, इसमें समझ में आता है। उसके बाद इसमें हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी और बढ़ जाता है, क्योंकि कैपिलरीज में ब्लड नहीं है, हर टिश्यू के पास ब्लड नहीं पहुंचता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, इसीलिए लंग चाहता है ज़्यादा रेस्पिरेशन करके ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का। तो क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। और ब्लड जब मान लीजिए जब हाफ ब्लड जब निकल जाता है, 4 लीटर 4 to 5 लीटर ब्लड रहता है, उसके अंदर जब 2000 ml जब 2 लीटर ब्लड चला जाएगा, तब क्या होगा, हमारा बॉडी का हाफ बॉडी फ्लूइड निकल जाता है। तो इसके वजह से यूरिन कैसे बनेगा, जब ब्लड ही नहीं है तो ब्लड को फिल्टर करके ही उससे पानी निकलेगा, हमारा बॉडी का नाइट्रोजनिक वेस्ट निकलेगा, यूरिन बनेगा। लेकिन जब ब्लड नहीं है तो वाटर यूरिन कैसे बनेगा, इसीलिए हमारा यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है, 5 to 10 ml पर आवर हो जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीरियस फोर्थ स्टेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी का मोर देन 40 ml फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिससे 2000 ml से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, और हमारा हार्ट रेट 140 के ऊपर चला जाता है, हमारा बीपी भी बहुत कम हो जाता है, हमारा पल्स प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। कैपिलरी फिल्ट्रेशन टाइम, कैपिलरी में भी ब्लड नहीं पहुंचता है, तो कैपिलरी फिल्ट्रेशन टाइम 5 सेकेंड से ऊपर हो जाता है, रेस्पिरेशन 47 से ऊपर हो जाता है, और इस टाइम पे यूरिन भी नहीं बनता है, और पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट में रहता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, वो अनकॉन्शियस तरह हो जाता है, ड्राउजी हो जाता है। तो ये होता है फोर्थ स्टेज। तो हाइपोवोलेमिक शॉक का बहुत सभी स्टेज, तो 4 स्टेज में ये कंडीशन दिखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग इंजरी पेशेंट और हाइपोवोलेमिक पेशेंट जब हॉस्पिटल पे आएगा, वो फर्स्ट स्टेज में सेकेंड स्टेज में रहेगा तो वाइटल में उतना गड़बड़ नहीं दिखेगा, लेकिन थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में रहेगा तो जब उसका बीपी चेक करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे, तो क्या क्या देखेंगे आप देखेंगे हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है, बिलो 90/60 ब्लड प्रेशर होगा, और उसका ब्लड प्रेशर कम है, इसीलिए कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट ज़्यादा बार पंप करेगा, जितना ब्लड बॉडी में है उसको बॉडी में फैलने का कोशिश करेगा, इसीलिए हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, टाकीकार्डिया हो जाएगा। तो जब हार्ट रेट मोर देन 100 होता है उसको टाकीकार्डिया बोलता है, तो टाकीकार्डिया दिखता है। उसके बाद टाकीपनिया दिखता है, ब्रीथिंग जब मोर देन 20 हो जाता है और रैपिड ब्रीथिंग होता है, बहुत जल्दी ब्रीथिंग लेता है, सांस लेता है, तो उसको टैकीपनिया बोला जाता है, तो टैकीपनिया भी देखा जाता है। उसके बाद हाइपोथर्मिया हो जाता है, जब बॉडी में ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, सभी टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो क्या होता है, हमारा बॉडी कोल्ड हो जाता है, टेम्परेचर बिलो 95 फ़ारेनहाइट के नीचे होता है, तो हाइपोथर्मिया हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद यूरिन आउटपुट हो जाता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है लेस देन 30 ml, तो जब फर्स्ट स्टेज में रहता है लेस देन 30, सेकेंड स्टेज में लेस देन 20, थर्ड स्टेज में लेस देन 15 to 5 ml पर आवर। उसके बाद जब फोर्थ स्टेज में होता है सीवियर हो जाता है, सीरियस, तब यूरिन भी नहीं होता है। तो ऐसे ही आपको यूरिन आउटपुट कम दिखने को मिलेगा, पेशेंट एंजाइट रहेगा,
पेशेंट का एंजाइटी दिखेगा, आपको कॉन्फ्यूजन दिखेगा। तो कॉन्फ्यूजन क्यों दिखेगा? तो जब हम उसका ब्रेन में ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जब लो बीपी के कारण पे ब्रेन में ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ब्रेन ठीक से नहीं फंक्शन कर पाएगा, तो उसको कॉन्फ्यूजन दिखेगा। फैटिक दिखेगा, जब हर मसल में ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा तब उसको फैटिक ज़्यादा वीक दिखेगा। उसके बाद कोल्ड बॉडी सरफेस, ब्लड प्रेशर नहीं रहने से बॉडी टिश्यू में हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए उसका बॉडी कोल्ड हो जाएगा। तो ये सभी सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, हाइपोवॉलेमिक शॉक कैसे होता है, क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, वह हम लोग देखेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी ये बहुत ज़रूरी है। पैथोफिजियोलॉजी में फास्ट क्या होगा, हो सकता है नॉन हेमोरेजिक, हो सकता है हेमोरेजिक। हेमोरेजिक हुआ तो हेमोरेजिक कॉजेस मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, कार्डियक जाना हो सकता है, इंजरी हो सकता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसका फर्स्ट स्टेप में हेमोरेजिक शॉक है तो फर्स्ट इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा। हो सकता है पेट के अंदर, बॉडी के अंदर अल्सर से ये ब्लीडिंग हो रहा है, हो सकता है किसी इंजरी के वजह से बॉडी के बाहर से ब्लीडिंग हो रहा है। तो फर्स्ट इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा। इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड नहीं रहेगा, और ब्लड नहीं रहेगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट मतलब सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से क्या होता है, हार्ट के अंदर ब्लड जाता है, उसके बाद ब्लड को पंप करके 2 आयोटा से हार्ट बॉडी, ऊपर बॉडी और लोअर बॉडी में भेज देता है। लेकिन कार्डियक आउटपुट कम हो जाना मतलब वो आयोटा से हार्ट से ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड ठीक से नहीं निकलेगा, ब्लड ठीक से होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट जस्ट पंप कर रहा है, उसमें ब्लड का मात्रा कम है बॉडी में, इसीलिए कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। हार्ट ठीक से ब्लड को हार्ट पंप करने के बाद ब्लड नहीं निकलेगा। उसके बाद ऑपोजिट साइड में नॉन हेमोरेजिक शॉक हुआ तो उसमें क्या होगा, डायरिया वोमिटिंग होगा। तो इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाएगा, और इसके वजह से भी क्या होगा, हेमोरेजिक नॉन हेमोरेजिक दोनों के वजह से ही क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होएगा। तो जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा, लोअर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर मतलब जब हार्ट से ब्लड फ्लो होगा, हार्ट से ब्लड सप्लाई होगा, हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तब वही ब्लड आर्टरी के माध्यम से दूसरा ऑर्गन पे जाएगा। तो जब हार्ट से ही ब्लड नहीं निकलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर कैसे होगा, आर्टरी के अंदर क्या स्पीड में ब्लड जाएगा, नहीं जाएगा। इसीलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा तो हर ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगा। जब टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मालन्यूट्रिएंट्स, इसके वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा, और जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा तब हाइपोवॉलेमिक शॉक बोला जाएगा और पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो ये होता है पैथोफिजियोलॉजी, एक के बाद एक ऐसे ही हमारा बॉडी में प्रोग्रेस करता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आप कैसे पता चलेगा, तो देखिए जो हाइपोवॉलेमिक शॉक है ये हिस्ट्री लेने से ही पता चलता है। आप मैनुअल है मतलब हॉस्पिटल पे नहीं है, एम्बुलेंस पे गया और रोड पे है, तो आप उसको मेडिकल प्रोफेशनल है तो आप उसका कैपिलरी फिल्टर चेक कर सकते हैं, उसका पल्स वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, उसका हिस्ट्री देख सकते हैं। ज़्यादा वुंड दिखने से उसको पता चलता है इसका ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा है। तो ये सब देख के आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। हॉस्पिटल में है तो आप कैसे उसका वाइटल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ज़्यादा टेस्ट का ज़रूरत नहीं होता है, आप उतना टाइम भी नहीं मिलता है, ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। आप जब उसका बीपी चेक करेंगे, बीपी और हार्ट रेट दोनों देख के आपको पता चल जाएगा ये हाइपोवॉलेमिक शॉक है। और आपको दिखेगा उसका ज़्यादा काटा है, ज़्यादा बॉडी में ब्लीडिंग हुआ, तो जब ये सभी दिखेगा तो तब आपको मैनेजमेंट स्टार्ट करना होगा, फ्लूइड्स देना होगा, मेडिसिन देना होगा, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर भी जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तब हम लोग थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन देखने के लिए सीबीसी टेस्ट कर सकते हैं। उससे हम लोगों को पता चलेगा पेशेंट का खून देना पड़ेगा कि नहीं, ब्लड देना पड़ेगा नहीं, कितना हीमोग्लोबिन है, कितना कम है, कितना ब्लीडिंग हो, वो हम लोग को पता चलता है। उसके बाद एबीजी करके ब्लड गैस देख के, लैक्टेट देख के, हीमोग्लोबिन देख के, वो भी हम लोग का ब्लड का कितना बॉडी में है उसका अंदाज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन में क्यों करेंगे, देखिए जब पेशेंट का मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, पेट में कुछ अल्सर हो रहा है, तो तब क्या होता है बाहर से हम लोगों को ब्लड नहीं दिखता है,
लेकिन वाइटल साइंस में चेंज दिखता है, बीपी कम हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। लेकिन तब हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे? हम लोग सीटी स्कैन करेंगे। तो जब हम लोग एब्डोमेन का सीटी स्कैन करेंगे तब हम लोगों को दिखेगा पेट में कुछ अल्सर है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, वो पता चलेगा। नहीं तो जब सीटी स्कैन हुआ उसके बाद एंडोस्कोपी कर सके, एक कैमरा ट्यूब होता है जो पेट के अंदर भेजा जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर भेज के, स्टोमक के अंदर क्या होता है, हमारा जीआई ट्रैक्ट के अंदर भेज के इधर कुछ लीकेज है, अल्सर है, किधर से ब्लीडिंग हो रहा है, वो हम लोग पता करते हैं। तो एंडोस्कोपी करके भी डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद यूएसजी एब्डोमेन करके, यूएसजी स्कैन करके, अल्ट्रासोनोग्राम स्कैन करके भी हम लोग ब्लीडिंग हुआ कि नहीं पता चलता है। उसके बाद लैक्टेट टेस्ट, एबी टेस्ट करके हम लोग ब्लीडिंग हुआ कि नहीं बॉडी में, हेमोरेजिक शॉक को पता चल सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्यों हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा है, किधर से फ्लूइड लॉस हो रहा है, ना ब्लीडिंग हो रहा है, तो और फ्लूइड लॉस हो रहा है तो किधर से, मतलब क्यों हो रहा है, लूज मोशन के वजह से, ना वोमिटिंग के वजह से, और इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। तो पहले किसके वजह से फ्लूइड लॉस और ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है वो हम लोग को पता करना होगा। मान लीजिए वोमिटिंग हो रहा है तो हम लोग अंडरलाइन कॉज वोमिटिंग, उसको वोमिटिंग कम करने का दवाई देंगे, उसके बाद फ्लूइड देंगे, ब्लड देंगे, देके उसका ब्लड वॉल्यूम को ज़्यादा कर देंगे। लेकिन अब मान लीजिए हेमोरेजिक हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ, तो हेमोरेजिक हुआ तो जिधर काट गया उधर फास्ट हम लोग बैंडेज करेंगे, बैंडेज करके ब्लीडिंग स्टॉप करके उसके बाद हम लोग ज़्यादा फ्लूइड्स देंगे, देके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। तो ऐसे जो कारण पे हो रहा है वो कारण को हम लोग ट्रीट करना पहली ज़रूरत है। उसके बाद तो क्या बोल रहा है, देखिए प्रोवाइड आईवी फ्लूइड। तो फास्ट जब पेशेंट का बीपी कम दिखेगा, आपको वाइटल साइंस चेक करने के बाद फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ब्लड जिधर से निकल रहा है उसको क्लोज करना, एक्सटर्नल कुछ ब्लीडिंग है तो उसको बंद करना, करके आपको 2 कैनुला सिक्योर करके फ्लूइड देना पड़ेगा। फ्लूइड देने से क्या होगा, उसका कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। जब बीपी बहुत कम हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, तो कुछ टाइम के अंदर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा और पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको फास्ट आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट इंजेक्शन ट्रांसक्सामिक एसिड, जो प्रिवेंट ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लीडिंग रोकता है, तो वो इंजेक्शन हम लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइड एंटीइमेटिक इंजेक्शन लाइक ऑन्डेसेट्रॉन टू स्टॉप वोमिटिंग। आपको दिखता है ये नॉन हेमोरेजिक हाइपोवॉलेमिक शॉक ज़्यादा ब्लीडिंग होने के, ज़्यादा वोमिटिंग होने की वजह से हो रहा है। जब पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट आके बोलेगा घर में 10 से 15% इसका वोमिटिंग हुआ, तब आपको पता चलेगा बीपी लो है, पल्स रेट हाई है और वोमिटिंग हुआ, मतलब ये नॉन हेमोरेजिक हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो उसके टाइम पे आपको क्या होगा, फास्ट वोमिटिंग स्टॉप करने के लिए उसका इंजेक्शन देना पड़ेगा, ऑन्डेसेट्रॉन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ्लूइड स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद प्रोवाइड इंसुलिन इफ डायबिटीज कॉस्ट हाइपोवॉलेमिक शॉक। आपको पता चलता है पेशेंट का डायबिटीज़ है और आपको जब पेशेंट का वाइटल चेक करेंगे उसमें सीबीजी कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज आपको दिखेगा 700, 300, 400। जब आपको हाई ब्लड शुगर दिखेगा और उसके वजह से आपको दिखेगा उसका बॉडी में बहुत डिहाइड्रेट है, कैपिलरी फिल्ट्रेशन टाइम कम ज़्यादा दिखा रहा है, उसके बाद पल्स रेट ज़्यादा दिखा रहा है, ब्लड प्रेशर कम दिखा रहा है, मतलब उसका ज़्यादा डायबिटीज़ होने की वजह से ज़्यादा यूरिन आउटपुट हुआ, ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, उसके वजह से उसका बॉडी में ब्लड वॉल्यूम का मात्रा कम हो गया, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा है। तो आपको तुरंत इंसुलिन देके इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट 7-8 यूनिट वो शुगर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके उसको इंसुलिन देना पड़ेगा। उसके बाद इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करना पड़ेगा, साथ में उसको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले ही आपको किसी भी कारण हो, किसी भी जो भी हो, आपको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना पड़ेगा। आईवी फ्लूइड स्टार्ट करके उसके बाद आपको अंडरलाइन दूसरा क्या कारण पे हो रहा है उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेड वैसोप्रेसिन इफ नॉट इम्प्रूवमेंट। आप देखो बीपी फिर भी नहीं बढ़ रहा है, आप लगभग मान लीजिए ब्लड ज़्यादा दे दिया, ब्लड देने के बाद भी ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो आप क्या करना है, आपको वैसोप्रेसिन जो ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको सिकुड़ जाता है, उसके वजह से क्या होता है जितना ब्लड है
वो ब्लड वॉल्यूम के ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे नॉरएड्रेनालिन होता है। तो ये सभी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोप्रेसिन ये सभी इंजेक्शन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए हम लोग नर्स से हम लोग हमारा मर्जी से कुछ स्टार्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको कंडीशन देखने के बाद आपको जानना होगा, आपको पता चलना होगा डॉक्टर क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर क्या स्टार्ट कर सकता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हर इंजेक्शन सब कुछ हम लोग डॉक्टर के ऑर्डर्स पे ही देंगे। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, देखिए फास्ट एंडोस्कोपी, मान लीजिए कुछ इंजरी हुआ तो हम लोग फास्ट क्या करेंगे, एंडोस्कोपी मतलब नॉन हेमोरेजिक शॉक है तो एंडोस्कोपी करके देखेंगे अंदर किधर ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद आरटी और ब्लड वेसल रिपेयर करेंगे। कुछ हेमोरेजिक शॉक हुआ, ज़्यादा काट गया तो उधर हम लोग स्टिचेस करेंगे, वुंड को कवर करेंगे, प्रेशर बैंडेज देंगे, तो ये सब करके वुंड रिपेयरिंग करेंगे। ये सब सर्जिकल मैनेजमेंट डॉक्टर करता है, करके आर्टियल ब्लीड बंद करता है और वुंड को बंद करता है, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट दिखता है। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप इमरजेंसी स्टाफ हो और एक डॉक्टर हो, तो आपको बहुत सारा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा। आपको एक हाइपोवॉलेमिक शॉक दिखता है तो आपको क्या क्या करना है, तो आप हाइपोवॉलेमिक पेशेंट आपके पास आता है तो आप क्या क्या करेंगे। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक का मैनेजमेंट जानना आपका बहुत ज़रूरी है। तो पहले एक प्रोटोकॉल था, एक पाथवे था, ABCD, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एक प्रोटोकॉल है। पेशेंट को ऐसा प्रोटोकॉल में आपको ट्रीटमेंट देना होगा, एक के बाद एक, तो क्या होगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट का कुछ मिस नहीं होगा और पेशेंट का जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन वो जो ABCDE प्रोटोकॉल था वो अभी चेंज हो गया। ओके, अभी क्या है, XABCDE प्रोटोकॉल आया है। तो X मतलब फास्ट, जब पेशेंट आएगा हम लोग फास्ट क्या करेंगे, X फॉर एक्संगुइनेटिंग हेमरेज और कंट्रोल ब्लड लॉस। तो फास्ट आपको X फॉर क्या करना पड़ेगा, फास्ट आपको ब्लीडिंग को कम करना पड़ेगा, ब्लीडिंग लॉस को बंद करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट बैंडेज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट बैंडेज कर सकते हैं, कुछ भी करके ब्लीडिंग को बंद करना पड़ेगा। तो कैसे आप बंद करेंगे, देखिए, ए फॉर एयरवे विथ सी स्पाइन प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट ए फॉर आपको क्या करना पड़ेगा, चेक एयरवे पेटेंसी। आपको दिखना है पेशेंट रिसीव करने के बाद उसको ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है कि नहीं, उसको ऑक्सीजन लेवल कैसा है, उसका वेंटिलेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो एयरवे क्लियरेंस देखने के लिए आपको पहले उसका देखना पड़ेगा, उसका सर्विकल में कुछ फ्रैक्चर हुआ कि नहीं। मान लीजिए हेमोरेजिक पेशेंट आया, हेमोरेजिक हाइपोवॉलेमिक शॉक, तो जब पेशेंट का कुछ इंजरी हुआ तो उसका स्पाइन में कुछ इंजरी हुआ कि नहीं, उसको देखने के पहले आपको फास्ट उसको सर्विकल कॉलर देके सर्विकल स्पाइन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यूज स्पाइन बोट के अंदर आप लिटा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका स्पाइन में थोड़ा कंफर्टेबल होगा, उसका थोड़ा सेफ रहेगा। उसके बाद पुट हार्ट कॉलर, तो उसका सर्विकल कॉलर और हार्ट कॉलर अप्लाई करना पड़ेगा। ये सभी एयरवेट के अंदर आपको ये सभी करना पड़ेगा, ये सभी मैनेज करके आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसके बाद आता है बी फॉर ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। तो आपको एसिस रेस्पिरेशन रेट, उसका सांस लेने का रेट देखना पड़ेगा। उसके बाद एसिस चेस्ट एक्सपेंशन, तो उसका चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, सांस ले रहा है तो चेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, आपको ऑक्सीजन लेवल कम दिखता है, हेड इंजरी हुआ, ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी देना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन मास्क के थ्रू आपको चलाना पड़ेगा। उसके बाद हैज़ टू डू एंडोट्रैकियल इंटूबेशन इफ GCS बिलो 17। उसका ग्लास्कोमा स्केल, मतलब जब थर्ड और फोर्थ कैटेगरी का हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है, उसका GCS बहुत लो हो जाता है, कॉन्शियस नहीं रहता है, उस टाइम पे आपको ज़रूरत है तो उसको इंटूबेशन करना पड़ेगा, एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर में कनेक्ट करना पड़ेगा, वेंटिलेटर में देके उसको सांस देना पड़ेगा, वेंटिलेशन ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। तो वहीं बोल रहा है कॉन्टैक्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ नीड, तो इंटूबेशन करके वेंटिलेशन में डालना पड़ेगा। तो ब्रीथिंग के अंदर फास्ट आपको ब्लीडिंग रोकना पड़ेगा, उसके बाद आपको एयरवे देखना पड़ेगा, सर्विकल कॉलर देखना पड़ेगा, उसके बाद ब्रीथिंग, सांस ले पा रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल देख के
ज़रूरत है तो इंट्यूबेशन करना पड़ेगा, वेंटिलेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ब्रीथिंग के आपके अंदर आपको ये सभी करना पड़ेगा। उसके बाद सी फॉर सर्कुलेशन। तो हम लोग पेशेंट का सर्कुलेशन चेक करेंगे। सर्कुलेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, पल्स रेट इवैल्यूएट करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसका कैपिलरी फिल्ट्रेशन चेक करके उसका परफ्यूजन देखेंगे, कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है देखेंगे। उसके बाद तुरंत हम लोग 2 लार्ज गेज कैनुला सिक्योर करेंगे, 18 गेज 16 गेज लार्ज बोर कैनुला हम लोग सिक्योर करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट IV क्रिस्टलॉइड लाइक NSRL फ्लूइड्स विथ 3:1 रेसुसिटेशन रेट। तो उसके बाद कैनुला सिक्योर करने के बाद हम लोग क्रिस्टलॉइड स्टार्ट करेंगे। क्रिस्टलॉइड क्या है, ये क्रिस्टलॉइड मतलब जो NSRL आता है ना, ये सभी होता है क्रिस्टलॉइड्स। और जो ब्लड प्रोडक्ट्स आता है, ब्लड आपका प्लेटलेट, ये सभी होता है कोलाइड्स। तो हम लोग फास्ट कैनुला करने के बाद क्रिस्टलॉइड स्टार्ट करेंगे, NS नहीं तो RL फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। तो और विथ 3:1 रेसुसिटेशन रेट। तो 3:1 क्या है, मतलब मान लीजिए 100 ml ब्लड लॉस हुआ तो उसके वजह से आपको उसके लिए आपको 300 ml फ्लूइड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हर 100 ml ब्लड के लिए 300 ml NS स्टार्ट करना पड़ेगा, NSRL क्रिस्टलॉइड स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब हेमोरेजिक पेशेंट आता है तो हम लोग ज़्यादातर RL यूज़ करता है, क्योंकि जब RL स्टार्ट करेंगे इसमें पेशेंट का ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी मेंटेन रहेगा, इसीलिए RL सबसे बेहतर चॉइस है। तो आप NSRL ये सभी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स कोलॉइड्स। तो जो कोलॉइड्स बोला, तो आपको जो कोलॉइड्स बोला, कोलॉइड्स मतलब जो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट आता है ये सभी कोलॉइड्स बोला जाता है। तो आपको उसके बाद पेशेंट का ब्लड ग्रुपिंग टाइपिंग टेस्ट करके ब्लड देना पड़ेगा। तो ये होता है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन हो गया। सर्कुलेशन के बाद आपको डिसेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, D फॉर डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज के अंदर आएगा एसेस न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यूजिंग GCS। तो आपको चेक करना पड़ेगा पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, फ्लूइड्स देने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, कमेंट फॉलो कर पा रहे कि नहीं। तो चेक एबिलिटीज़, चेक फॉर डिसेबिलिटीज़, बॉडी में किधर कुछ फ्रैक्चर हुआ कि नहीं, ये सब भी चेक करना पड़ेगा। कुछ बॉडी में कुछ पार्ट मूवमेंट है कि नहीं, सेंसेशन है कि नहीं, ये सभी आपको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना पड़ेगा, डिसेबिलिटी को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद E फॉर एक्सपोजर। उसके बाद पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, फुल्ली एक्सपोज द पेशेंट एंड एग्जामिन फॉर इंजुरी। उसके बाद पेशेंट का ड्रेस को थोड़ा खोल के चेक करना पड़ेगा, पेशेंट का किधर कुछ हड्डी टूट गया कि नहीं, हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ, हेमोरेजिक शॉक हुआ, पेशेंट का हेमोरेज हुआ, रोड एक्सीडेंट के वजह से किसी भी बोन ब्रेक फ्रैक्चर हुआ कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए आपको पेशेंट का ड्रेस को थोड़ा खोल के चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फॉलोअड बाई कवर्टिंग, ये आपका कवरिंग होवे, कवरिंग द पेशेंट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो जब पेशेंट को हम लोग एक्सपोज करके चेक करेंगे उसके बाद तुरंत ही हम उनको ड्रेस पहना के फिर से ब्लैंकेट देंगे, वार्मर चालू करेंगे, क्योंकि पेशेंट को हाइपोथर्मिया होने का चांसेस होता है, टेम्परेचर कम होने का चांसेस होता है। जैसे हम लोग ज़्यादा फ्लूइड दे रहा है, फ्लूइड तो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं है। उसके बाद पेशेंट का कैपिलरी फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, कैपिलरी में ठीक से ब्लड फ्लो नहीं रहता है, इसीलिए पेशेंट का बॉडी ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। इसीलिए हाइपोथर्मिया को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वार्मर स्टार्ट करेंगे, ब्लैंकेट डालेंगे। तो ये सभी होता है नर्सिंग मैनेजमेंट जो आपको एक बाय एक बोलना पड़ेगा। तो आप हाइपोवॉलेमिक शॉक पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, XABCDE प्रोटोकॉल में आपको D